श्लोक का। और इसी में निस निस्वार्थ कर्म, निष्काम कर्म में ही सबके साथ साथ आपका भी कल्याण है। एक गाना जिसने मुझे जीवन और इस बिजनेस के मर्म को समझा दिया, जीवन का और अपने बिजनेस का पूरा सार एक गाने ने मुझे समझा दिया। उसमें ये छिपा हुआ है साहब, अभी आप महसूस करेंगे। जीवन और इस बिजनेस की पूरी यात्रा इस एक गाने ने मुझे समझा दिया, और मैं इस यात्रा पे निकल पड़ा। गाना क्या है? तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बन। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बन। इस फिल्म अनुरोध और इस गीत को लिखा आनंद बख्शी जी ने। थोड़ा सा सुनिए, आधा आधा मिनट से भी कम। तो किसी का सहारा बनो। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाए। कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे। तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा हो। आपके टीम में बहुत सारे लोग हैं जो सहारा खोज रहे हैं। उनको सहारा दीजिए, दीजिए ना। आपको सहारा मिल जाएगा। जब आप उनको सहारा देंगे तो आपको भी सहारा मिल जाएगा। आपके बिजनेस को सहारा मिल जाएगा। आप एक से दो हो जाएंगे। हम सभी जानते हैं एक से भले दो। आपको पता है गंगा गंगा कब बनती है? गोमुख, जो गंगा का उद्गम स्थल है, वहां से वो गंगा नहीं कहलाती है। वहां उसका नाम भगीरथी है। देवप्रयाग में जब ये भगीरथी अलकनंदा नदी को सहारा देती है, उससे मिलती है, तभी वह गंगा बन पाती है। दोनों नदियां एक दूसरे को सहारा नहीं देती। वो दोनों नदियां गंगोत्री के ग्लेशियर में ही भटकती रहती। वो कभी भी गंगा सागर तक नहीं पहुंचती। उसको कभी किनारा नहीं मिलता। वो कभी अपने किनारे यानी गंगा सागर तक नहीं पहुंच पाती। आप भी अपने टीम के लोगों को किनारे पहुंचा दीजिए। आपको अपने आप किनारा मिल जाएगा साहब। आप अपने साथियों को सफल बना दीजिए, आप भी सफल हो जाएंगे। अपनी सफलता के पीछे मत भागिए। आगे है, हंसकर जिंदा रहना पड़ता है, अपना दुख खुद सहना पड़ता है। रास्ता चाहे कितना लंबा हो, दरिया को तो बहना पड़ता है। तुम हो एक अकेले, तुम रुक मत, रुक मत जाओ चल निकलो। तुम हो एक अकेले तो रुक मत जाओ चल निकलो। रास्ते में कोई साथी तुम्हारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा। हम सब सहारा खोज रहे हैं। बन जाइए ना किसी का सहारा, मिल जाएगा आपको साथ। गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी 2550 किलोमीटर है साहब। गंगा बीच में नहीं रुकती। इतना लंबा रास्ता तय नहीं हो पाएगा भाई मुझसे। थकती नहीं। वो ये नहीं सोचती अकेले ये रास्ता कैसे तय होगा। वो अकेले चल देती है। उसकी मंजिल है बंगाल की खाड़ी, गंगा सागर जहाँ जिसको बोलते हैं हम, जहाँ वो मिलती है। जब वो अकेले चल देती है तो रास्ते में उसको कई साथी मिलते चले जाते हैं। यमुना मिलती है, रामगंगा मिलती है, घाघरा, ताप्ती, गंडक, त्रिशूल, कोसी, काक्षी, चंबल, सोन, सैकड़ों छोटी बड़ी नदियां
वो अपने में समेट कर उनको किनारे पहुंचा देती, जिस कारण उसको भी, गंगा को भी किनारा मिल जाता है। नदियों का किनारा क्या होता है? जाके सागर में मिलना। जैसे हमारा किनारा क्या है? डायमंड बनना। वैसे ही नदियों का किनारा क्या है? सागर में मिलना, सारी नदियों। सागर सबको सागर तक पहुंचाती है, बंगाल की खाड़ी में पहुंचा देती है, और खुद खुद भी वहां किनारे बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती है। जीवन तो एक जैसा है, कोई हंसता कोई रोता है। सभी लोगों के जीवन एक जैसे हैं साहब। उसी में कोई हंसता है कोई रोता है, पर सब्र से जीना आसान होता है, फिक्र से जीना मुश्किल होता है। अगर आप सब्र से जीते हैं तो आसान होता है, और दिन रात फिक्र करते रहते हैं तो आपके लिए मुश्किल होती है। थोड़े फूल हैं थोड़े कांटे हैं, जो तकदीर ने बांटे हैं, तुमको उनमें से हिस्सा तुम्हारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। जो सब्र से जीते हैं ना साहब, उनका जीना आसान हो जाता है। जो दिन रात फिक्र करते रहते हैं, वो कठिन हो जाता है। आपके कर्म के अनुसार जो भी आपका हिस्सा है, वो मिलेगा। और ऐसा नहीं केवल फूल मिलेंगे या केवल कांटे मिलेंगे, सभी के भाग्य में दोनों चीजें। अगला जो अंतिम पैराग्राफ है इस गाने का, न बस्ती में न वीराने में, न खेतों में न खलियानों में, न मिलता है प्यार बाजारों में, न बिकता है चैन दुकानों में। ढूंढ रहे हो तुम जिसको, उसको बाहर मत ढूंढो, मन के अंदर ढूंढो, प्रीतम प्यारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा हो। तो आप जो भी ढूंढ रहे हैं, वो कोई बाहर नहीं मिलने वाला है, वो आपके अंदर ही मिलने वाला है। इस पे मैं बहुत बहुत बातें कर चुका हूँ, कई बार बातें कर चुका हूँ, और आगे भी इस सीरीज में होने वाली है बात। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। इसका मतलब है तू कर्म कर, फोकस ओनली ऑन एक्शन, एक्शन, एक्शन एंड एक्शन। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण लॉ ऑफ एट्रैक्शन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। मतलब आप जहां तक आपकी सोच जा सकती है, वहां तक आप जा सकते हैं। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जिसको आप देख सकते हैं उसको आप प्रकट कर सकते हैं। जिसने चांद तक इंसान को पहुंचाने की सोची, उसने इंसान को चांद पे पहुंचा दिया। जिसने चांद तक पहुंचने की सोची, वह चांद तक पहुंच गया। लोग चांद पे पहुंच गए। चांद पर पहुंचना आसान है या रॉयल्टी पे? चांद पे पहुंचना आसान है या टेक्निकल पे? बताइए, कब पहुंचेंगे आप रॉयल्टी पे? कब पहुंचेंगे आप टेक्निकल पे? डेट डालिए, डेट। डेट डालना ही पड़ता है। शादी के कार्ड पे अगर डेट न डला है तो वो शादी कभी हो पाएगी? शादी के कार्ड पे जब डेट डला जाता है ना, तो सारी तैयारी अपने आप हो जाती है। उसी डेट पे शादी होती है, रुकती टलती नहीं है कि चलो दो चार काम बाकी रह गया तो दो तीन दिन डेट बढ़ा देते हैं, नहीं होता। और जब तक डेट डालेंगे नहीं ना, वो ब्रेन काम नहीं करेगा, आपका माइंड काम नहीं करेगा।
तो बताइए साहब, डेट तय कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन पर हमने शुरू में थोड़ी सी बात की थी, और जब हम BMW के डब्लू पर आएंगे तो वहां फिर थोड़ी बात हम आगे करेंगे इस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जितनी बातें मैंने बताई ये सब आप लोगों को पता है, कुछ ऐसा है जो नहीं पता है? तो रोकता कौन है आप? देखिए, ये चार फोटो मैंने लगाए हुए हैं नीचे। पहला है, इनको सभी लोग जानते हैं, अधिकतर लोग जानते हैं, यहाँ बैठे हैं, निक साहब, निक वुइजिक। इनकी मां ने अपने जन्म के बाद इन्हें देखने तक से मना कर दिया था, छुआ तक नहीं। उनको पकड़ा नहीं, गोद में नहीं उठाया। उसके बाद और उनके माता पिता हॉस्पिटल में उनको छोड़ के चले गए, क्योंकि इनके न हाथ थे जब वो जन्म हुए थे, न पैर थे। पैर की जगह पे छोटा छोटा पंजा है, इसको चलने में वो इस्तेमाल करते हैं। फिर बाद में तो उन्होंने उनको अपनाया। 4 महीने के बाद पहली बार उनकी मां ने उनको गोद में उठाया। एक समय पर निक ने खुद को डुबाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें बचा लिया गया। सुसाइड अटेम्प्ट किया, अपने को मारना चाहा उन्होंने। 13 साल की उम्र में उन्हें समझ आ गया कि दुनिया में विकलांगता से संघर्ष करने वाले वे अकेले इंसान नहीं है। वे बताते हैं, मुझे महसूस हुआ कि भगवान ने मुझे ऐसा दूसरों को उम्मीदें देने के लिए बनाया है। ऐसा क्या महसूस हुआ? दूसरों को उम्मीदें देने के लिए बनाया है। इस सोच से उन्हें प्रेरणा मिली। फिर उन्होंने दूसरे लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी में दूसरों की उनकी जिंदगी में दूसरों की जिंदगी में रोशनी भरने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। सोचिए साहब, जिनका हौसला खुद पस्त हो, जिन्होंने आत्महत्या करने तक की कोशिश की हो, वो दूसरों का हौसला बढ़ाने निकल पड़े। जिनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा हो, वो 13 साल की उम्र में दूसरों की दुनिया में रोशनी भरने निकल पड़े। आज वो एक सफल इंसान है, अपने परिवार के साथ एक शानदार जिंदगी जी रहे हैं। इनका अभी एक फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। 4 बच्चे, परिवार सुखी संपन्न, अरबपति, सब हो गया। देखिए, जो ये अरबपति बन सकते हैं, आप नहीं बन सकते। केवल अरबपति की बात नहीं है, बहुत सारी बात, सफलता की बात, जिंदगी में आगे बढ़ने की बात। बिना हाथ पैर के पैदा हुआ है इंसान। दूसरी बात मैं करूंगा, दूसरा जो फोटो आप देख रहे हैं, फिर चलिए उसकी बात चलिए आगे करते हैं। पहले इसी पे थोड़ा और बात करते हैं। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? बहुत सारे लोग आपकी टीम में संघर्ष कर रहे हैं। उन बेसहाराओं का सहारा बन जाइए, उनको सहारा मिल जाएगा। उनकी डूबती किश्ती को किनारा लगा दीजिए साहब। उनको सहारा मिल जाएगा तो आपको भी सहारा मिल जाएगा। उनकी कश्ती किनारे पे पहुंचेगी तो आपकी भी कश्ती किनारे पे पहुंच जाएगी। खुद को किनारे पहुंचाने का चक्कर छोड़िए। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ये बात आप सभी जानते भी, बार बार दोहराना पड़ता है। और इसके बाद नीक ने तय किया कि जो नहीं है उनके पास, उसके लिए वे नाराज नहीं होंगे। इसके बजाय जो भी उनके पास है, मैं उसके लिए भगवान का शुक्रगुजार हूँ। आज वो दुनिया के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर है। आज वो अनस्टॉपेबल अनस्टॉपेबल है। दूसरा फोटो आप देख रहे हैं, अरुणिमा सिन्हा।
वॉलीबॉल, इंडियन वॉलीबॉल टीम में ये शामिल थी। एक हादसा हो गया इनके साथ ट्रेन में, लखनऊ की रहने वाली इनका एक पैर कट गया, दूसरा पैर भी खराब हो गया। डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब आप खेल नहीं पाएंगी। अब आप खेल नहीं पाएंगी, मना कर दिया। लेकिन बेड पे लेटे लेटे उन्होंने निर्णय लिया, मैं खेलना तो छोड़िए, मैं एवरेस्ट को फतेह करूंगा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। दोनों पैर खराब। अच्छे अच्छे लोगों नहीं सकते एवरेस्ट पे चढ़ने में। पैर कटे होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट पे सफलतापूर्वक इन्होंने चढ़ाई की, पर वो रुके ही नहीं। उन्होंने निर्णय लिया कि वो सातों महाद्वीपों की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, सब पे तिरंगा फहराऊंगी। अब तक वो एवरेस्ट, जो एशिया में है, मई 2013 में इस पे तिरंगा फहराया। किलिमंजारो अफ्रीका में है, मई 2014 में उस पे तिरंगा फहराया, जो सबसे ऊंची चोटी अफ्रीका की। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्प्स, जुलाई 2014 में उस पे तिरंगा फहराया। कोसी उंजो उनको कोसी उजको, जो ऑस्ट्रेलिया में है, उस पे 2015 में उन्होंने झंडा फहराया। एकानगा गुआ, जो अर्जेंटीना में है, उस पे दिसंबर 2015 में अपना तिरंगा फहराया भारत का। कास्टेंसरूज पिरामिड, जो इंडोनेशिया में है, जुलाई 2006 में अपना झंडा फहराया है भारत का। और सबसे ठंडा एंटार्क्टिका, उसकी सबसे ऊंची जो चोटी थी, उसमें जनवरी 2019 को उसका पहाड़ का नाम है माउंट विंसन, उस पे झंडा फहराया। पता है टेम्परेचर कितना था? -40 डिग्री। और दोनों पैर से लाचार। हाँ, आप कितने लाचार हैं, छोटी छोटी चीजों पे सहम जाते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। तीसरी जो महिला हैं, पहली ब्लाइंड आईएएस अफसर हैं, और ये एक रहने वाली कहाँ की हैं, जहाँ पे अ, प्रेमचंद गुप्ता जी रहते हैं, प्रियरंजन तिवारी जी रहते हैं, सुनील तिवारी जी रहते हैं, उल्लासनगर। 2016 में इन्होंने आईएएस कंप्लीट किया, रैंक आया 744। यह सब उन्होंने आईएएस की तैयारी के लिए तब किया जबकि किसी कोचिंग की सहायता नहीं ली। उन्होंने नेत्रहीनों के लिए विशेष सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया, जो किताबों को जोर जोर से पढ़ के सुनाता था। मोटी मोटी किताबें पढ़ पढ़ के लोग आईएएस नहीं कर पाते, इन्होंने सुन सुन के कर लिया। इसके बावजूद उनके अंधेपन के चलते इनको कहीं पोस्टिंग नहीं मिल रही थी। सरकार ने एक दो जगह पोस्टिंग किया भी, लेकिन जहां वो गई ज्वाइन करने, उनको ज्वाइनिंग नहीं हुई वहां। करने के लिए तैयार नहीं हुई कि नहीं, ये नहीं कर सकती, इनको दिखाई नहीं देता। वो सरकार से लड़ती रही। लेकिन पता है, हम आप होते तो बस लड़ते रह जाते जिंदगी भर। लेकिन वो केवल लड़ती नहीं रही, पर कहीं पोस्टिंग नहीं हो पा रही थी,
वो केवल प्रयास नहीं कर रही थी, बल्कि वो दोबारा 2017 में आईएएस का एग्जाम देने की तैयारी कर रही थी कि रैंक को और 744 से और कम और बढ़िया रैंक करना है। 2017 में उन्होंने फिर आईएएस क्रैक किया। इस बार उनकी रैंकिंग 744 से बढ़ के 124 आई। फिर भी पोस्टिंग नहीं हो पा रही थी। फिर वो कोर्ट गई, कोर्ट के आदेश से वो केरल में एसडीएम बनी। अभी वो तिरुवनंतपुरम में आज वो डिप्टी कलेक्टर है। भरत कुमार चौथे आए। ये तैराक हैं साहब, जन्म से ही बायां हाथ इनको है ही नहीं। एक हाथ से तैरना, हम तो दो हाथ से नहीं तैर पाते। 50 मेडल जीते, जिसमें से दो गोल्ड मेडल। आज ये अनस्टेबल है। आपको रोकता कौन है? कौन रोकता? इनको तो कोई नहीं रोक सका, जबकि ईश्वर ने इनको ऐसा बनाया था। ये रुक सकते थे, इनके पास बहाना था। आपको कौन रोक रहा है? आपकी सफलता में रोड़ा कौन अटका रहा है? वो कौन व्यक्ति है जो आपको सफल होने से रोक रहा है? ये कहानी आप लोग अक्सर सुनते हैं, साहिल भाई ने कई बार सुनाई है। मैं उस कहानी को फिर से यहां दोहराऊंगा। एक कंपनी के सभी कर्मचारी को, जो उनके यहाँ काम करते थे, एक संदेश भेजा कंपनी ने। उस संदेश में यह लिखा था कि वो व्यक्ति जो आपकी सफलता में रोड़े अटका रहे थे, जो आपको सफल होने से रोक रहे थे, आज उनकी मौत हो गई। सुबह कल 10 बजे उनका ताबूत ऑफिस में रखा जाएगा। आप लोग समय पे पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन कर लीजिए। सभी लोग बहुत हैरान थे, ये जानने के लिए आखिर वो कौन आदमी था जो उनकी कामयाबी को रोक रहा था। सभी ये जानने के लिए उत्सुक थे वो कौन था, और साथ में खुश भी थे, बहुत खुश थे। अब उनको कोई नहीं रोक पाएगा। अब उनको कोई रोकने वाला नहीं बचा। अब उनकी कामयाबी में कोई रोड़े नहीं अटकाएगा। अब कोई मुझे सफल होने से रोकने वाला नहीं बना। अब मैं सफल हो जाऊंगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा। अच्छा हुआ उनकी मौत हो गई। सुबह सभी लोग समय पे दफ्तर पहुंच गए। सब ने देखा, हॉल में एक ताबूत रखा हुआ है। सब एक एक करके लाइन से हॉल के अंदर, अकेले ही जाना था, ये शर्त था, एक एक करके जाना था। सभी लोग जाते थे, वापस आके फिर लाइन में खड़े हो जाते थे। ताबूत में कोई मृत व्यक्ति नहीं था। ताबूत में क्या था? एक आईना लगा हुआ था। जो भी व्यक्ति ताबूत में झांकता, उनको अपना ही चेहरा दिखाई पड़ता। ये कंपनी के मालिक का अपने कर्मचारियों के लिए एक संदेश था। यदि आप सोचते हैं कि कोई आपकी कामयाबी में रोड़ा अटका रहा है, कोई आपकी सफलता को रोक रहा है, तो आप गलत हैं। आप इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए जितना जल्द हो सके। हाँ दोस्त, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी कामयाबी में कोई और रोड़ा है, कोई और है जो आपकी कामयाबी को रोक रहा है, जो आपकी सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार है, आप बिल्कुल गलत है। इस गलत फहमी को निकालिए, बाहर कीजिए तुरंत। अपनी कामयाबी और नाकामयाबी के लिए आप और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। कामयाब हैं तो आप जिम्मेदार, नाकामयाब हैं तो आप जिम्मेदार, और कोई नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि माता पिता जिम्मेदार हैं, मेरा परिवार जिम्मेदार है, मेरे रिश्तेदार जिम्मेदार है, मेरे मेरी टीम जिम्मेदार है, मेरे अपलाइन जिम्मेदार है, मेरी परिस्थिति जिम्मेदार है। नहीं साहब, इनका थोड़ा बहुत रोल हो सकता है, पर वास्तविकता ये है कि पूरी जिम्मेदारी आपकी है। आप सफल हैं या
असफल कारण आप हैं। यहाँ कोई नहीं है जो आपको फेल कर रहा है, यहाँ कोई नहीं है जो आपको पास कर रहा है। कोई आपको सफल नहीं बना सकता, नहीं कर सकता। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो कोई आपको असफल नहीं बना सकता। और आप अगर सफल होना ही नहीं चाहते तो आपको कोई सफल बना भी नहीं सकता। जी हाँ दोस्त, आप घोड़े को पानी पिलाने के लिए तालाब तक तो ले जा सकते हैं, पर आप उनको जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। आपको पता है कि आपकी सेहत ठीक नहीं है, फिर भी आप सुबह सुबह उठकर कुछ करेंगे नहीं, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वॉक नहीं करेंगे। दोष किसको देंगे? आपको पता है कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसको ठीक करने के लिए काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। दोष किसको देंगे? परिवार को, समाज को, माहौल को, ऊपर वाले को, अपलाइन को, टीम को, कंपनी को, प्रोडक्ट को? किसको देंगे दोष? इस कारण मैं सफल नहीं हुआ, ये मेरी सफलता में रोड़ा है, ये मुझे कामयाब होने से रोक रहे हैं, ये नहीं होने दे रहे हैं। नहीं दोस्तों, कड़वी है पर सच्चाई को स्वीकार की। आपकी असफलता या सफलता के लिए आप जिम्मेदार हैं और कोई नहीं है। क्यों रोक रहे हैं आप अपने आप को? यहां बैठे अधिकतर लोगों की जिंदगी आधी से ज्यादा गुजर चुकी है, बाकी भी गुजर ही जाएगी। इस तरह चलता रहा तो अभी भी आप अपने आप को रोक के आपने रखा है, कैसे होगा? आपकी कामयाबी में खुद रोड़ा मत बनिए, मत रोकिए अपने आप को। अब तो अनस्टॉपेबल बन जाइए। आपको तो दोनों हाथ, आपके तो दोनों हाथ सही सलामत हैं, दोनों पैर सही सलामत हैं, दोनों आंखें सही सलामत हैं। क्या आप सारे लोग तैयार हैं साहब? बताइए, जवाब दीजिए हमको, क्या आप लोग तैयार हैं? एक बार सब तैयार यस हैं। अनम्यूट सर। करो। यस सर, तैयार कंप्यूटर है। एक बार सबको अनम्यूट करो, इतना आवाज से काम नहीं चलेगा। तैयार है सर। एक यस मिनट। सर, तैयार सब हैं। तैयार तैयार हैं। हैं? तैयार हैं। तैयार हैं। एक मिनट यस। सर। तैयार। यस यस सर। सर तैयार यस है। सर यस तैयार है। यस यस सर तैयार सर। है यस सर। सर। यस सर यस तैयार है। सर तैयार है। सर यस तैयार सर, है। तैयार है तैयार सर। तैयार है। यस सर। यस। यस सर तैयार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आध स्लाइड और कोशिश करते हैं लेने तो। ये तो दिखाई दिया था। देखिए, हाँ, परिस्थितियां में आपके हाथ में नहीं होती, यकीनन परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं होती है, पर उन परिस्थितियों पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में है। परिस्थितियों का नियंत्रण आपके हाथ में है। आप सबको पता है कि परिस्थितियों पर जिस तरह आप रिएक्ट करते हैं उसी हिसाब से परिस्थितियों का निर्माण आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट में हो जाता है। और नियति ने, परम पिता परमात्मा ने, अल्लाह ने, मालिक ने ये निर्णय लेने का अधिकार आपको दिया है। और एक चीज आप गांठ बांध लीजिए कि आप निर्णय लेने के उत्तराधिकारी हैं, आप परिणाम के उत्तराधिकारी नहीं। हाँ, आप जैसा निर्णय लेंगे परिणाम भी आपको उसी अनुरूप मिलेंगे। इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक व्यक्ति अपने काम के लिए निकल रहा था, अचानक क्या होता है कि उनकी वाइफ उनका शर्ट प्रेस कर रही थी और शर्ट जल जाता है। इस पर उनको गुस्सा आ जाता है। इतनी सी बात पर बहस शुरू हो जाती है, बहुत
तेज बरस बहस होने लगती है। इस वजह से उनकी चाय भी जल जाती है। इस वजह से वो अपने बच्ची को स्कूल जाने के लिए तैयार भी नहीं कर पाती हैं। बहस और बढ़ जाती है। बिना चाय नाश्ते के वो निकल जाते हैं, उनको अपने बच्चे को भी स्कूल में छोड़ना होता है। बस के दौरान उनको काफी लेट हो जाता है। इस वजह से वो अपने बाइक को तेज तेज भगा रहे हैं। इस कारण एक सिग्नल को वो जंप करने की कोशिश करते हैं। उनको पुलिस पकड़कर फाइन कर देती है। इससे उनको और लेट हो जाता है। स्कूल पहुंचने पर उनको और उनके बच्चे को डांट खानी पड़ती है। इस वजह से ऑफिस पहुंचने में और लेट हो जाती है। ऑफिस में लेट पहुंचने पर उनको ऑफिस से भी डांट खानी पड़ती है। उनका पूरा दिन खराब हुआ, उनका एक घटना के रिएक्शन से। यही सेम घटना एक दूसरे व्यक्ति के साथ भी घटती। उनकी भी वाइफ शर्ट पर प्रेस कर रही थी और शर्ट जल जाता है। उन्होंने कहा वाइफ से, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा कभी कभी, दूसरा शर्ट निकाल दो, कभी कभी हादसा हो जाता है, थोड़ा ध्यान रखो। बात खत्म हो गई। उनका दिन खराब नहीं हुआ। बच्चे भी समय पर स्कूल पहुंचते हैं। सिग्नल भी जंप नहीं करना पड़ता, फाइन भी नहीं भरना पड़ता, ऑफिस में भी लेट नहीं होते, बॉस की डांट नहीं खानी पड़ती। अब दोनों घटना सेम है, पर रिएक्शन अलग अलग है। अलग अलग रिएक्शन से रिजल्ट भी अलग अलग आ गए। तो परिस्थितियों से फर्क नहीं पड़ता, परिस्थितियों पर आपके रिएक्शन से फर्क पड़ता है। मतलब क्या हुआ? सब कुछ निर्भर है आपके एक्शन पर। एक्शन करना, एक्शन नहीं करना, किस तरह का एक्शन करना, इस पर निर्भर करता है आपका रिजल्ट क्या होगा। आप सफल होंगे या फेल होंगे, आप जीवन में तरक्की करेंगे या पिछड़ जाएंगे, सब कुछ आपके निर्णय पर निर्भर करता है। और आप केवल निर्णय के लिए उत्तरदायी हैं, परिणामों के लिए नहीं। परिणाम तो वैसे ही होंगे जैसे आप निर्णय लेंगे। क्या है ना, निर्णय एक बीज है। जैसा बीज आप बोएंगे, फल तो वैसा ही में निकलेगा। तो हम निर्णय गलत ले रहे हैं, कर्म भी अपने अनुसार ही कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रॉयल्टी हो जाए, टेक्निकल हो जाए, दिन रात सिखाया जाए। हम काम दे रहे हैं, आलस कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें सब हमारे अनुकूल होगी, हमारे अनुसार चलेगी, परिणाम मेरे फेवर में होगी, घटनाएं हमारे हिसाब से घटेंगी, आप सफल हो जाएंगे। नहीं होगा। सफल होने के लिए आपको निर्णय लेना और सही निर्णय लेना होगा। और निर्णय निर्णय न लेना भी एक निर्णय है साहब। निर्णय ले न लेना, ये भी एक निर्णय है। सब कुछ जानबूझकर निर्णय लेने में देरी करना, जानबूझकर चीजों को खराब होने देना, परिस्थिति को हाथ से निकलने देना, ये सही नहीं है। समय पे सब चीज होता है सही। आपको जानबूझकर किसी चीज के फेवर में कोई निर्णय अगर नहीं लेना है तो मत लीजिए ना। लेना है तो तुरंत ले लीजिए, नहीं लेना है नहीं लीजिए, दूसरे काम में लग जाइए। ऐसा तो नहीं है ना कि निर्णय लेंगे तो आप खाली बैठे रहेंगे, कुछ तो करेंगे ना। क्योंकि कर्म केवल कर्म ही आपके हाथ। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कर्म ही आपके हाथ में है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो। उन्होंने कहा कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान। अच्छे कर्म करोगे
तो अच्छे फल मिलेंगे। गलत कर्म करोगे, गलत फल मिलेंगे। आप अपने विवेक से निर्णय लीजिए। आप अपने कर्म, अच्छे कर्म का गुलाम बन जाइए। जिंदगी भर आपको किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। आप जहां भी हैं, जिस भी हाल में है, कर्म करें, सही कर्म करें। काम तो करना पड़ेगा साहब। बहुत सारे लोग कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। ऐसे मत बनिए। उस चींटी को देखिए, दिन रात चलती है सर, कभी रुकते आपने नहीं देखा हो। आपकी सफलता में कोई और रोड़ा नहीं अटका रहा, आप खुद अटका रहे हैं। आपको सफल होने से कोई और नहीं, बल्कि आप खुद रोक रहे हैं। अपनी सफलता में देरी आप कर रहे हैं, कोई और नहीं। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा। आप सोचते हैं कि कुछ नहीं करके आप सेफ हैं, आप जहां हैं ठीक हैं, वहीं आप रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। समय के साथ कई लोग आपसे आगे निकल जाते हैं, निकल जाएंगे। आप पिछड़ जाएंगे। काम नहीं करेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे, और इससे आपको दुख होगा, और दुख आपका बढ़ेगा कि वो बंदा तो अभी भी रॉयल्टी था, अभी भी टेक्निकल हो गया, मतलब स्टार पर्ल हो गया, स्टार पर्ल हो गया, एमराल्ड हो गया। अब मैं जहां का तहां, या फिर से पीछे खिसक रहा हूं। आपको क्या लगता है? आप निर्णय नहीं लेंगे, आप काम नहीं करेंगे, तो आप सेफ हैं? आप पिछड़ रहे हैं, आप पिछड़ जाएंगे। इससे आपका दुख बढ़ेगा। तो प्लीज, और अपने दुख को मत बढ़ाइए, अनस्टॉपेबल बनिए। क्या आप लोग तैयार हैं जी? तैयार हैं आप सारे लोग? तैयार हैं। यस यस सर। सर, तैयार हैं। अब तो टाइम बहुत हो गया, आप फिर कल बात करेंगे आगे। तो थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू गुप्ता जी। हैं क्या? गुप्ता जी आ गए हैं? जी सर, आ गए। वो तो उनको को होस्ट नहीं थे, वो उनको बना दो, को होस्ट बना दो नियाजुद्दीन। जी, होस्ट हो गए। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की जो सेशन चल रहा है, इस सेशन बिल्कुल हम लोगों को अंदर से झकझोर देता है। ऐसा झकझोरता है कि कितने से कितने जल्दी अपने कर्म की जो रफ्तार है उसको कितना तेज किया जाए, और निश्चित रूप से उस रफ्तार को हमने तेज कर दिया है। और ऐसे तेज कर दिया है, ये आने वाला जो 2025 है एकदम निर्णायक साबित होगा। ये मैं लिख करके गारंटी वचन में आपको सामने में बोल रहा हूँ। ये होगा ही होगा, ये आत्मविश्वास के साथ में, और अपने कर्म के आधार पर मैं बातें कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस तरह के प्रोग्राम के लिए। एकदम मुझे तो एकदम दिल को झकझोर देता है। और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि यहाँ पे उपस्थित जितने भी हमारे साथी है, सबके दिलों को झकझोर देगा, क्योंकि वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें आरसीएम के लिए प्रेम नहीं। तो निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम कुछ सीनियर साथियों से पहले फीडबैक लेते हैं, फिर उसके बाद में और भी सभी साथियों से फीडबैक लेंगे। तो सबसे पहले नियाजुद्दीन अंसारी सर जी, प्लीज वेलकम। जी, थैंक यू सर। थैंक यू सभी साथियों को। जय आरसीएम। और बिल्कुल आज जो बातचीत हुई कि हम सहारा लेने के बजाय सहारा देने वाले बने, क्योंकि जब सहारा देते हैं तो बहुत सारे रास्ते खुद ब खुद हमारे लिए ओपन हो जाते हैं, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वैसे ही उसी हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। और जो चार एग्जाम्पल सर ने दिखाए कि जिनके हाथ पैर नहीं थे, जिनका एक पैर विकलांग, पूर्णिमा सिंह ने विकलांग होने के बाद भी इतना बड़ा डिसीजन यानी निर्णय लिए कि वो एवरेस्ट फतह करेगी। तो सबसे मेन पावर जो हमारा माइंड का है, कि हमारे सोच का और निर्णय का है, कि अगर हम उस निर्णय को लेके काम को आगे करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी सफलता पे जा सकते हैं। और जैसे चारों एग्जाम्पल सर ने जो दिए कि जिनके पास कोई भी सहारा नहीं था, लेकिन उन्हें उनके पास एक मेन डिसीजन पावर था और उन्होंने किया, और आज
दुनिया में अपना झंडा फहरा रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं। तो वैसे अगर देखेंगे तो आरसीएम में उतना कठिन काम नहीं है जिन लोगों ने वो उन्होंने करके दिखाया। तो बिल्कुल हमें एक मजबूत निर्णय की जरूरत है, और परिस्थितियों चाहे किसी भी तरीके का हो, उसका हम खुद निर्णय ले सकते हैं कि क्या क्या हमें करना है। जैसे कि सर ने स्टोरी के माध्यम से बताया कि कपड़ा जब उनकी वाइफ ने दे रहे थे तो जल गया और वो भड़क गए, और एक था कि शांति से चलो ठीक है कोई बात नहीं, गलती हो जाता है। तो हम जो भी करते हैं उसका रिजल्ट हमें खुद ही उसके दोषी हैं। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा मिल रहा है, बुरा कर रहे हैं तो बुरा मिल रहा है। तो डिसीजन हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से सोचते हैं और किस तरीके से हम काम करते हैं। तो किसी को हम दोषी बनाने के बजाय कि सिस्टम सही नहीं है, ये नहीं है, इसकी वजह से मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ या असफल हूँ, तो जो भी है वो हमारे खुद के कर्मों के ऊपर है। तो बिल्कुल आज से हमें अलर्ट हो जाना है कि जो भी हम कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, और लोगों को सहारा सहारा ढूंढने के बजाय सहारा बने। तो थैंक यू सर, जय आर सिंह। ओके, बिल्कुल सही नाजिम सर, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कुछ अपने बस में है, कुछ अपने बस में नहीं है। तो परिस्थितियां जो है वो अपने बस में नहीं है, लेकिन परिस्थितियों को बदलने का जो अपना निर्णय लेने का, कार्य करने की जो शक्ति है वो अपने बस में है। उसे हमें अपने बस की जो काम है वो करना है, वो है कर्म। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच में हमारे बीच में है प्रियंजन तिवारी जी, वेलकम सर। थैंक यू सर जी। सभी गुरुदेव को चरण वंदन, सभी साथी को जय आरसीएम। और सर ने शुरू में ही एक चीज जो बताए हैं कि यथा दृष्टि तथा शक्ति। होता क्या है, हम सही बात है कि जिस चीज पे फोकस करते हैं वो बढ़ता है। अगर हम कोई चीज का अभाव है और हमारा पूरा जीवन इस बात पे जाता है कि अरे ये तो नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा, तो वहां पे होता है कि नहीं। लेकिन सर ने एक चीज बताया है कि जो नहीं है उस पे फोकस मत करो, जो है उस पे फोकस करो। कपड़ा जल गया, अब दूसरा है उस पे अगर हम फोकस कर लिए तो सारा समस्या का समाधान वहीं पे मिल गया। अगर हम वो जल क्यों गया, ध्यान कहाँ था, इस बहस में पड़ गए तो पूरा दिन बर्बाद हो गया। तो हमें इस चीज पे फोकस करना है कि हमारी टीम, हमको सब निकम्मा मिला, हमको कोई अच्छा अपलाइन नहीं मिला, हमको कोई अच्छा लाइफ लाइन नहीं मिला, इस पर रोने से नहीं है। हमारे पास जो है उसको हम और कितना बेटर बना सकते हैं, और हम क्या क्या करके उसको और निखार सकते हैं, इस पे हमारा फोकस हो जाएगा, अपने आप सारा काम हो जाएगा। थैंक यू गुरुदेव, जय आर सिंह। ओके, थैंक यू। जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी ही हमारी सृष्टि होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम और भी हमारे साथी लोग हैं, तो नेक्स्ट हम लेते हैं मनोज सिसोदिया जी, आइए, वेलकम। यस सर। जय हर्षम। बहुत ही अच्छा। गुरुजी ने पहले ही बोला कि मैं कन पट्टी पे बंदूक नहीं रख सकता हूँ, लेकिन उन्होंने जो बंदूक की गोली है उससे भी ज्यादा मुख्य की गोली लगती है। तो हमारे को बंदूक की गोली तो मार देती है, लेकिन ये जीने का रास्ता बताते हैं। बस मुख्य जो गोली है उससे जीने का रास्ता बताते हैं। तो बहुत ही अच्छा रहा आज का सेशन जो भी गुरु जी ने बताया कि परिस्थिति जो है वो बाहर से आती है, लेकिन अपनी स्थिति को मजबूत रखना है। जैसे कि वो चार जो उन्होंने जो भी मोटिवेशनल जो भी लिख के जो वीडियो वगैरह जो दिखाए, मतलब तो उनके बारे में बताया, तो उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत रखा। और आज वो बिना हाथ पैर के भी स्विमिंग भी करते हैं। मैंने बहुत तो देखे हैं उनके वीडियो वगैरह सब पूरा, और स्विमिंग वगैरह करते हैं और मोटिवेशनल दूसरों को जीने के रास्ता बताते हैं। जिसके हाथ पैर भी नहीं, हमारे को तो सब कुछ है, फिर भी हम मतलब मतलब किसी के ऊपर परिस्थिति पे रहते हैं कि इसके कारण उसके कारण। तो अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है। बहुत ही अच्छा रहा। और जैसा निर्णय आप लोगे वैसा ही निर्माण होगा। सर ने बताया, बहुत अच्छा रहा सर आज का। थैंक यू सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से मन, क्रम और वचन, इन तीनों का समन्वय होगा तो अपना बेहतरीन रिजल्ट आएगा। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए सुनील तिवारी जी को आमंत्रित करते हैं, आइए, वेलकम।
जी नमस्कार सभी साथियों को, जय आरसीएम। बिल्कुल हमारी सफलता हमारी सोच, हमारे निर्णय पे डिपेंड होती है। एक ही समय में एक ही परिस्थिति में कुछ निखर जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं, सिर्फ वो डिसीजन की वजह से। अगर हम सही डिसीजन लेते हैं, टाइम पे डिसीजन लेते हैं, हम परिस्थितियों का रोना न रो करके हमारे पास जो ईश्वर ने दिया है उस पे हम फोकस करके अगर हम काम करते हैं, हम अपनी पूरी ऊर्जा पूरी ताकत लगाते हैं, तो हमारी सफलता सुनिश्चित होती है। सर ने एग्जाम्पल के माध्यम से बताया कि अगर जिसने ठान लिया वो सफल हो गया, तो हमें ठानने की जरूरत है, अपनी सफलता वहीं से सुनिश्चित होगी। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें देने वाला बनना है। जो देने वाला होता है वो ईश बन जाता है। तो हमेशा देने वाला है बनना है। तो आइए इसी क्रम में आर के दीपांकर सर, फटाफट। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर जी, जो आज स्लाइड दिखाया गया है कि अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों को कुछ करना ही पड़ेगा सर। ऐसा करने से बच्चे भी तो पसंद रहेंगे ही रहेंगे, उनका भविष्य भी उज्जवल रहेगा और हमारी याद भी जाने के बाद भी लोगों को आती रहेगी कि हमने कुछ करके गए हैं सर। और जो एक साइड से और दिखाया है, रोक सको तो रोक लो। मतलब जो निक हाथ पैर ना होते हुए भी बेचारा उसको बेसहारा था, उसकी माँ ने उसको छोड़ दिया, फेंक दिया, लेकिन फिर भी वो हार नहीं हारा और अकेले दम पर बगैर हाथ पैर के वो अरबपति बन गया सर। और दूसरा जो मनोरमा के बारे में बताया, मनोरमा सिन्हा के बारे में, वॉलीबॉल की अच्छी प्लेयर थी। उसका एक पैर कट जाने से, मतलब विकलांग हो जाने से, फिर भी वो पहाड़ पर अपना विजय प्राप्त किया। इनसे सीख लेना है हमको। और तीसरा जो बताया सर, प्रांजल पटेल को, मतलब एक, मतलब अंधा ब्रेनेट कह लीजिए उनको, नेत्रहीन कह लीजिए उनको, और नेत्रहीन होने के बाद भी 4 बार आईएएस को के पास किया, अच्छे अच्छे नंबर से पास किया, हर बार अच्छे अच्छे नंबर से इनका जो है रैंक बदलता गया। लेकिन फिर भी इनकी पोस्टिंग नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी, वो बार बार परीक्षा देती रही और रैंक बदलता रहा। अंत में चौथी बार में उनको जो है एसडीएम की पोस्ट मिल गई। ये सब मेहनत का फल है। और चौथा सब दिखाया जो भरत कुमार जी का, जो तैराकी है, उनका बायां हाथ ना होते हुए भी उन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय मेडल प्राप्त किया सर। ये सब इन सबसे सीखने को हमको प्रेरणा मिलती है सर। जो आज वीडियो दिखाया, बहुत अच्छी बात बताया सर। हमको जो है खुद ये निर्णय लेना है कि हमें क्या करना है सर। तो सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट हमारे एलओएस हैदर जी, प्लीज वेलकम। जय आरसीएम सभी साथियों को सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर की जो आवाज निकल रही थी, जो दर्द, कोख की दर्द थी और सर का अनुभव था, इन बातों को मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना को जब मिट्टी में डालते हैं तो फिर वहां से बहुत सारे पौधे निकलते हैं। तो कामयाबी के लिए कोक का दर्द जरूरी है और उस पे एक्शन करना पड़ेगा, दर्द लेना पड़ेगा, इनकी कीमतों को पहचानना पड़ेगा और इन कीमतों को पहचानेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि सर ने वो बिना हाथ वाली लेडीज का बताया, तो ठानना पड़ेगा तो हम कामयाब हो सकते हैं, बगैर इसके कोई कामयाबी नहीं मिलती। और इन सारी चीजों के जिम्मेदार हम खुद होते हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं, जैसा कि सर ने बताया। तो अगर कामयाब हैं तो हम अपनी वजह से हैं, नाकाम हैं तो हम खुद अपनी वजह से हैं। और सुनना बहुत जरूरी है। जब तक कि हम नहीं सुनेंगे, जब तक के अंदर वो जज्बात, वो पावर नहीं आता है। तो इसी को शायर ने एक शायर में कहा है कि तफंगा तीर का तलवार का तो जख्म भरा, लगा दो बात का जख्म तो रहा हरा का भरा। तो ये बातों का सुनना बहुत जरूरी है और सुन करके फिर एक्शन मोड में आना है। जब सुनेंगे तो हम एक्शन में आएंगे। जैसा कि सर की बातें जब मैं सुन रहा था तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, और इसको इंशाल्लाह बहुत आगे मंजिल तक ले जाया जाएगा और होगा। मैं उम्मीद करता हूँ, सर से वादा करता हूँ, ये कामयाबी होगी। और बहुत सारी बातें चल रही है और 15 करोड़ का जो टारगेट है
अ, उसका नोटिस ऑफ लेडीज वुमेन का। नोटिस एज वुमेन का, तो वो मैं देख रहा हूँ कि इसके माध्यम से उसको मैंने समझा है थोड़ा सा, और उसके माध्यम से एक बहुत जल्दी मंजिल पे पहुंचने की तैयारी है, और होगा ये सब सर। तो एक जगह और दिनेश जी की बात चल सुना कि टीके रहने का कीमत है। लगभग हम टीके रहेंगे तो इंशाल्लाह के दिन मंजिल जरूर मिलेगी, लेकिन उस इंतजार में नहीं रहना है, हमें एक्शन मोड में आकर के काम को बहुत तेजी से बढ़ाना है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू सर। और नेक्स्ट है विजय मिश्रा जी। जी सर, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी गुरुजनों को प्रणाम और सभी साथियों को जय आरसीएम। तो जैसा कि सर ने आज बताया कि हमारी आज हम जहाँ भी हैं उसका कारण हम ही हैं। जब हम जो कंपनी के मालिक ने जब जो बॉक्स में देखने के लिए कहा तो उसमें मिरर लगा था, तो इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जो भी हम हैं और जो जहाँ भी हम हैं उसके कारण खाली हम ही हैं। क्योंकि जो भी हम निर्णय लेते हैं उसकी वजह से ही है, और अगर हम खराब परिस्थिति में हैं या अच्छे परिस्थिति में हैं तो उसकी वजह हम ही है, उसका कोई दूसरा कारण नहीं है। तो इसी पे विश्वास रखते हुए अच्छे निर्णय लेंगे और अच्छी जगह पे पहुंचने की कोशिश करेंगे सर। जय आरसीएम। ओके, नेक्स्ट विनोद शंकर चौबे जी। वेलकम सर। जी सर, सभी गुरुदेव को प्रणाम, सभी पार्टिसिपेंट को जय हिंद। सर का जो सेशन भी रहता है हमेशा हिलाने वाला ही रहता है, और आज जो सर ने बताया है उससे सिर्फ ये साबित है कि हम जो कर रहे हैं उसके लिए नहीं बने हैं। हम वो कर सकते हैं, एक रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं, एक मिसाल कायम कर सकते हैं, और अपने दृढ़ संकल्प के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया झकझोरने वाला सीजन रहता है सर का। तो गुरुदेव को बहुत बहुत प्रणाम। और क्योंकि आज वाराणसी में यूएलपी का प्रोग्राम है तो उसकी तैयारी में मैं इन लोगों के साथ निकल रहा हूँ। थैंक यू सर, जय आरसी। ओके, थैंक यू सर। और नेक्स्ट है अजय पांडे सर। अजय जी नहीं है। और भी जो साथी चाहते हैं, ईश्वर तिवारी जी, पप्पू दास जी। समय हो गया है अब साइलेंट। जी जी जी। तो चलिए फिर कल हम लोग और फीडबैक लेंगे। अभी वक्त जो है इजाजत नहीं दे रहा है, और हमें अपने सीनियर को सुनना है, मिस्टर साहिल सर जी को। तो एक बार जोरदार तालियों के बीच में हम बुलाना चाहते हैं मिस्टर साहिल सर जी। प्लीज वेलकम सर। सर वेलकम। सर वेलकम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, जय आसिया। थैंक यू सब सभी थैंक यू साथियों बहुत को बहुत। धन्यवाद। बातें बड़ी गहरी गहरी हो रही है और फीडबैक भी बहुत गंभीर गंभीर आ रहा है। कल भी बातें हुई थी कि गंभीरता बहुत जरूरी है। काम बड़ा छोटा छोटा, और यही सबसे बड़ी विडंबना है कि परिणाम बहुत बड़े बड़े हैं। एक व्यक्ति जो 5-7 रुपए रोजाना की दिहाड़ी करने वाला 2000 अगस्त महीने तक 14-15 हजार रुपए महीने कमाने वाला व्यक्ति 25 करोड़ का बंगला बनाता है, 100-150 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लेता है। यही विश्वास नहीं होता। बातें बड़ी बड़ी है। उनके बंगले की लोग फोटो खींचने के लिए जा रहे हैं मिलवाने। तो ऑटो वाला खुद ही बोलता है कि चलिए वो भी खिंचवा देंगे, वो भी करवा देंगे। ऑटो वाले को भी पता चल गया कि भाई ये फोटो पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है। ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसी ऐसी कहानी जो एक जादूगर का असिस्टेंट है, जादूगर का असिस्टेंट आप समझ। और वो व्यक्ति दिल्ली के सबसे पॉश एरिया में रह रहा है। उनके घर में स्विमिंग पूल है, समझ लीजिए घर में स्विमिंग पूल है, बिल्डिंग में नहीं। और ये संभव होता है छोटे छोटे कामों से।
बातें बड़ी हैं, सोच बड़ी है, परिणाम बड़ा है, और काम बहुत छोटा सा है। काम छोटा सा क्या है? रोजाना अपने संगठन में कुछ लोगों को शामिल कर, हेलो, उनको ये बताना, काम बहुत छोटा सा है कि जो सामान हम बाहर से खरीदते हैं उसमें मिलावट का खतरा है। जो सामान हम बाहर से खरीदते हैं उसमें महंगाई की मार है। जो सामान हम बाहर से खरीदते हैं, मैंने खरीदा, मेरे पिता ने खरीदा, उनके पिता ने खरीदा, और हमारी कई पीढ़ियां खरीदते खरीदते 1 रुपया नहीं आया, और यहाँ 6 महीना लगातार खरीदो, आपको फ्री प्रोडक्ट आ जाता है। 1 साल लगातार खरीदो, 1 महीने का राशन फ्री हो जाता है। हेलो, यस यहाँ सर। मिलावट का कोई खतरा नहीं, यस सर। क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट्री से डायरेक्ट ग्राहक तक आता है। जो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है वही प्रोडक्ट, और कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाती है? जिससे स्वास्थ्य रक्षा हो, जिससे स्वावलंबन हो, जिससे नए भारत का निर्माण हो। जिन प्रोडक्टों के माध्यम से घर में बैठी हुई हमारी माँ बहनें जो है नारी सशक्तिकरण हो जाता है, घर में बैठे बैठे। हमारी जो महिलाएं उन 10-20 हजार के प्रोडक्ट से 10-20 हजार रुपये महीना कमाना शुरू कर दें। तो बातें बड़ी छोटी छोटी सी है, बातें बड़ी गंभीर है, बातें बड़ी बड़ी है, हम भी बड़े गंभीर हैं, पर काम बड़ा छोटा छोटा। तो जरूरत इस बात का है कि जो 4 कहानी हमने निक बर्जेस, मनोरमा सिन्हा, प्रांजल पाटिल और भरत कुमार का जो 4 जीवनी की बातचीत हुई, या वो गाना कि हम अगर बेसहारा हैं तो किसी का सहारा बन जाए, ये सब सुनने में वाकई बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है, खूब ये होता है। पर जब करने के लिए जाते हैं तो रिस्क है भैया। हेलो ना, रिस्क है, जोखिम है। पहाड़ पे, नॉर्मल पहाड़ पे, अभी मुमरा का पहाड़ है छोटा सा, और उस पे चढ़ने में तो सोचते हैं कि भाई कहीं उधर से खिसक न जाए, फिसल न जाए, गिर न जाए। और वो ऐसा पहाड़ जहां पे -40 डिग्री है, और आपको इस यात्रा में अगर डिस्कवरी कभी देखते हैं तो जो पहाड़ पे चढ़ते हैं वो ऐसे आ, चढ़ते हैं तो आपके दाएं बाएं दोनों तरफ लाश रहता है, लाश। हेलो, आसें क्योंकि बिछी रहती बहुत है एक सारे, लाइन से। हाँ, एक लाइन से लाश रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे होते हैं और वहीं मर जाते हैं, तो उनको लाया नहीं जाता, वो वहीं पे रहते हैं, क्योंकि वो फ्रीजर, समझ रहे हैं साहब? ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और तैर के जाना है, वहीं पे मार खाते हैं। निर्णय लेना पड़ता है, निर्णय तो लेना पड़ता है। एक बड़ी खाई को जंप करना है तो हाथ पांव टूटने का डर तो है, पहले दिमागी डर से लड़ना। पत्नी को खुश करें या अपने आप को खुश करें, समाज को खुश करें या अपने आप को खुश करें, ये तो रहता ही है। हमारा एक ब्रांड बनता है बहुत सारा, कि ये बंदा कैसा है, ये सच में हमारी हेल्प कर रहा है या अपना स्वार्थ पूरा कर रहा है। और ये झलक जाता है, ये दिख जाता है, ये छुपता नहीं है। फिल्मों में हमने बड़े शेर सुने होंगे कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, वो उसका पहला शेर क्या है? बनावट के उसूलों से, क्या था उस तरह का शेर? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की असूलों से, हाँ, खुशबू आ बिल्कुल नहीं बिल्कुल सकती कभी बिल्कुल, अरे कागज की देखो फूल। हमारे बीच में तो एक से एक धुरंधर सब है।
तो वो आ जाता है, वो खुशबू आ जाती है कि आप सच में किसी का सहारा बन रहे हैं या उसको अपने पांव तले रोंद करके अगली सीढ़ी पे जाना चाहते हैं। तो दिल का मामला है साहब। दिस इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी। इंसानियत की सबसे बेहतरीन फॉर्म अगर कोई है तो वो डायरेक्ट सेलिंग है। इंसान अपने आप को समझता है, अपनी चीजों को समझता है। कई बार लोग पैसे तो कमा लेते हैं। मुकेश कोठारी जी जिसका एग्जाम्पल मैं बता रहा था कि जिनके बंगले का हम फोटो खींचते हैं, चीजें करते हैं, वो बताते हैं कि 2 गधे को ज्वाइन कर दो, दोनों गधा अगर रॉयल्टी हो जाए तो एक ऊपर बैठा हुआ गधा हो जाएगा टेक्निकल। फिर 2 गधे अगर मान लीजिए कोड, तो कंप्यूटर को क्या पता कि गधे का नाम है या वो आदमी है। बिजनेस आएगा तो बन जाएगा, मगर दिलों में जगह पाना हो, आपको दिल में जगह बनाना हो तो फिर उसका तरीका अलग। तो ये दिल का मामला है। आज सतीश पंडित को लोग क्यों पसंद करते? तो बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म है और इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है और बहुत आसान है। बातें जितनी गंभीर है, बातें जितनी बड़ी है, परिणाम जितना बड़ा है, उसके मुकाबले काम बहुत ही छोटा सा काम है। जब मैंने इस काम को शुरू किया था उस टाइम में सतीश पंडित के मुंह से ही एक लाइन सुना और वो लाइन आज भी मेरे काम आती है। इफ यू आर वरिंग अबाउट एनीथिंग, assess the ultimate loss and compromise with that stage। अगर आप किसी चीज को लेकर ज्यादा चिंतित, मैंने अपने 2017, 18, 19, 20, 17 से लेके लगातार फुल टाइम में इसको वर्किंग में हूं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ज्यादा से? ये मुझे उसी दिन पता चल गया जिस दिन मैंने निर्णय लिया। बाद में कोई कुछ बोलता है, परिवार के लोग कुछ बोलते हैं, समाज के लोग कुछ बोलते हैं, तो मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यार तू जितना बोल रहा है उससे ज्यादा तो मैं सोच चुका हूं। और ये सभी लोग, जो मनोरमा सिन्हा हो या जो भी लोग हो, इन सभी लोगों ने कुछ सोचा होगा। मिश्रा सर ने ये सोचा होगा पहले ही दिन, जिस दिन उन्होंने निर्णय लिया होगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा निर्णय था उनके लिए। सरकारी नौकरी, बंगला, सारी सुविधाएं और इन चीजों को छोड़ करके अब फुल टाइम जब जिस दिन वो आए होंगे, मुझे नहीं लगता कि पूरा घर वाला इनका बोले ना तिलक चंदन वो सब सजा करके थाली में बैठे होंगे। अरे मिश्रा जी आप तो एकदम बहुत बढ़िया डिसीजन ले लिया। वो दिनेश चौधरी जी का सुन रहे थे ना कि ऐसी ऐसी गालियां दी जो मतलब स्टेज से बोल भी नहीं सकते, मतलब वो सुने होंगे ना। तो लोग मतलब जो नहीं बोल सकते तो पीछे बोलते होंगे, और जो बोल सकते हो सामने भी बोलते हो। समाज में, परिवार में 2 तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जिनको अधिकार होता है बोलने का। अब मेरा चाचा है, ताऊ है, बड़े अप्पू है, वो कुछ बोल सकते हैं तो उनको थोड़ी हम रिएक्शन करेंगे कुछ, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। लड़ना पड़ता है ऐसा। तो लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो कामयाबी आपके द्वार है, लड़ना खुद ही पड़ेगा। श्री कृष्ण केवल और केवल आपको रास्ता बता सकते हैं, तीर चलाने का अधिकार तो केवल और केवल अर्जुन को है। भले वो समझा करके या जैसे भी, ऊपर के मन के अंदर के मन से प्लान तो आप ही को दिखाना पड़ेगा, होम मीटिंग आप ही को लगाना पड़ेगा, मीटिंगों की पास आपको बुकिंग करनी पड़ेगी, आप ही को करना पड़ेगा। कामयाबी आपको चाहिए तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू प्रेमचंद गुप्ता जी। आज भी लगभग 9:06 हो गए, आगे भी एक प्रोग्राम है। तो थैंक यू। जय हर सिंह, जय हिंद। थैंक यू। ओके सर, आज के इस कार्यक्रम को हम यही समापन करते हैं और सभी साथी बोली जय आरती। जय जय आरसीएम। जय 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 आरसीएम। आरसीएम। जय आरसीएम। जय